ठीक है, बड़ों का दिल दुखता है, क्या अब छोटों का दिल नहीं दुखता? बिल्कुल। बड़ों का दिल और छोटों का दिल पत्थर, ऐसा नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है देवांश पॉडकास्ट के 8th एपिसोड में। और आज है हमारे साथ लिरिक्स राइटर, पोएट, शायर, आर्टिस्ट मेकर एंड वेरी स्पिरिचुअल पर्सन SKS सुरेश कुमार शंकर जी। तालियां। नमस्कार सर, आप आए। थैंक यू। मेरे एक बोलने पर आप आ गए। और मैं तो आपसे पॉडकास्ट में आशीर्वाद लेने के लिए बैठा हूँ और आपसे सारी चीजें सीखने के लिए बैठा हूँ। आपको ये पॉडकास्ट का आइडिया कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा और मुझे खुशी हुई आपने ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम चालू किया। मुझे अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। मैंने देखा भी आपके, अप्रिशिएट देखा मैंने। तो सर, हमारी ऑडियंस को आप अपने बारे में बता दीजिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सबसे पहले तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम SKS यानी कि सुरेश कुमार शंकर। बता दीजिए क्या क्या आप। जैसा कि आप मुझे देख पा रहे हैं, जैसा कि राहुल भाई ने कहा कि एक लिरिसिस्ट है, एक कंपोजर है। कुछ लिख लेता हूँ, कुछ गुनगुना लेता हूँ, लोगों से गुनगुना लेता हूँ, गवा लेता हूँ। हमारे इंडस्ट्री के, सॉरी सर आपकी बात काट रहा हूँ, हमारे इंडस्ट्री के ये ऐसे सितारे हैं जो पीछे रहकर बैकिंग में सपोर्ट करके, मैंने इसलिए बोला आर्टिस्ट मेकर, जिन्होंने बहुत मेहनत करी है हमारी इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में। और बहुत इनके मिलियंस में भी व्यूज हैं इनके सॉन्ग्स पे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, इसमें नीचे जाके। एंड आज हम सर की स्टोरी भी सुनेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। और बहुत ही खूब आर्टिस्ट सर। मैं चाहूँगा कि आप शुरुआत करें तो एक अपनी शायरी से या फिर किसी चीज़ से। अगर देखिए, जिस तरीके से आप थोड़ी देर पहले मुझसे कह रहे थे कि आप कैसे लिख पाते हैं, कैसे लिखते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा, लिखने वाला कौन हूँ मैं, लिखाती है ये जिंदगी। वाह। सिखाने वाला कौन हूं मैं, सिखाती है ये जिंदगी। मैं तो बस भावनाओं के सागर में डूबकर शब्दों की मोती चुन लाता हूं और कोरे कागज पर उतार देता हूं जिंदगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये आपने लिखा हुआ सर? जी। जैसे मुझसे सवाल करते हैं कुछ लोग, जैसा आपने किया। अभी थोड़ी देर पहले आप पूछ रहे थे तो मेरे जहन में आ रहा था, तो मैंने ये चीज आपने लिखी, अभी लिखी है सर या क्या? अभी मतलब जैसे आपके लिए। अच्छा, अभी बोल दी तो फ्री स्टाइल में भी ऐसे बोल देते हैं सर। तो सर, आप जैसे लिरिक्स राइटर, आपने कौन कौन से सॉन्ग्स करे हैं? थोड़ा सा रेफरेंस के लिए आप बता दीजिए। रेफरेंस के लिए मैंने काफी सॉन्ग्स किए हैं, जिनमें कुछ के अच्छे व्यूज आए हैं। किसी तो जैसे अभी आप दिखा रहे थे वो वाला, जैसे कि आप देख पाएंगे, मेरे गाने हैं तेरी मुस्कान पे हैं, तेरी मुस्कान पे, हाँ, बेजान है, बेजान, दिल में एक बात है, दिल में एक बात, हाँ जी, हाँ जी। और दिल में एक बात तो आपके जो बेटे हैं, हाँ भाई, AKS, हाँ, आपका आशीष इंस्टाग्राम में जॉली पॉली के नाम से मशहूर है। इंस्टाग्राम में जॉली पॉली, वो भी आएंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। एंड ही इज नाउ वेरी मच फेमस। सर, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है इस चीज के लिए। आपने इतनी मेहनत करी है, हम 5-6 साल से जानते ही हैं एक दूसरे को। और आपने जो मेहनत करी है अपने लड़के के लिए, वो काबिले तारीफ है सर। देखिए, मैं एक चीज कहता हूँ, मैंने मेहनत क्या की। देखिए, गुरु अपने स्टूडेंट को सिखाता है। बिल्कुल। जब स्टूडेंट ही नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा, तो गुरु क्या कर सकता है? म्यूचुअल होता है। लेकिन सर 90% तो मैं यही बोलूंगा कि गुरु का ही आशीर्वाद रहे तो ही हो पाती है। हाँ, ये बात कुछ हद तक सही है, बट मेरा ऐसा मानना है, गुरु अपना बेस्ट देता है। बिल्कुल। और डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कैसा है। स्टूडेंट अगर उसे लगन से सीखे और उसे दिल से सीखे और एकदम शिद्दत से उसे चाहने की इच्छा रखे, तो ऑब्वियसली होगा। और वो मेरा बेटा ही नहीं, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा सब कुछ है। इवन अभी तक बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वो मेरा बेटा है या भाई है, क्योंकि मैं भाई करके बुलाता हूँ उसे। तो सर, आपकी और उसकी एज सेम ही लगती है? अरे नहीं। आप जैसे दिखते हो, आप तो क्या एज होगी सर आपकी? नहीं, अब छोटी उम्र में शादी हो जाती है तो ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है, और क्या है। आपकी एज तो कुछ भी नहीं लगती है मुझे सर। ओपनली क्यों कैमरा के सामने? लड़कियां प्लीज अपने कान बंद कर ले। कट नहीं सर, पता होना चाहिए, कटना चाहिए। नहीं सर, पता होना चाहिए। जैसे हम लोग हैं, हम आज की जनरेशन है, वो ढलते जा रहे हैं। हमारा खान पान ऐसा हो गया, खाना पीना जो है वो इस टाइप का हो गया, सिंथेटिक हो गया सारा। तो आप कैसे मेंटेन रख पा रहे हैं? नहीं, देखिए,
कुछ तो देखिए जो हमारे समय में, अब हमारे समय में मतलब इतना बूढ़ा नहीं हूं मैं, इतना बूढ़ा नहीं हूं। हमारे समय में मतलब बोले तो आज से अगर आप देखेंगे 15-20 साल पहले जाएंगे तो तब तक भी हमें ऑर्गेनिक खाना मिलता था। सही बात। Am I right or wrong? बिल्कुल। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हैं कि अभी हम लोगों को सुनने में आता है तो रात को घी में हम इंजेक्शन लगा देते हैं घिया में और सुबह लंबा मिल जाता है। पहले ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, हम बेधड़क खरीदते थे हमारे किसान। हाँ, अब तो हम हर एक चीज में डर डर के खरीदते हैं। बिल्कुल सर, ये हमारी जनरेशन, आपकी जनरेशन तक अच्छा खाना खाया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी जनरेशन में तो खत्म ही हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कई दफा बहुत चिंतित हो जाता हूँ, बहुत चिंतित रहता हूँ। मैंने कहा जो हमें मिला, जो हमारे बाप दादाओं ने खाया वो हमने नहीं खाया, और जो हमने खाया वो हमारे बच्चों ने नहीं खाया, और जो हमारे बच्चे खाएंगे वो उनको तो मिलेगा भी नहीं। मेरा ऐसा मानना और ऐसा लगता है हर चीज में मिलावट। वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, वही चीज है कि शोरूम में सारी चीजें मिल रही है आजकल, एसी के अंदर मिल रही है, और ऊपर से ऑनलाइन मिल रही है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग करवा रहे हैं और करते भी हैं। तो ऑनलाइन में पता नहीं क्या क्या भेज रहे हैं, कैसे कैसे भेज रहे हैं, कब का है कब का नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। यही है सर, ये तो चिंता का विषय है। तो जैसे आप मैं कह रहा था कि आप गुरु हो AKS के, एंड जो आपका आशीष है जॉली पॉली, जो हमारा भाई है। ये AKS हमने नाम उसका AKS नाम हमने चेंज करा चैनल में से, क्योंकि इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ उसका अच्छा क्लैश कर गया था और उसके चैनल में मिलियंस व्यू आ रहे थे। उसके चैनल पे जो बाहर का बंदा है, बाहर का आर्टिस्ट है, जी वो उसके व्यूज ले रहा था। जी उसके चैनल में चल रहे थे हमारे गाने AKS का। अच्छा, तो इस वजह से बड़े मुश्किल से SKS एंड AKS मैंने वो किया था ना, सुना था आपके मुंह से। हाँ, मेरा नाम SKS और मेरे भाई का बेटे का नाम AKS। आप अपने बेटे को भाई बोलते हैं? हाँ भाई। इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे ये राज है, जब वो पैदा हुआ था तो मैंने उसे जब हाथ में उसे लिया तो मैंने अपने आप से वादा किया कि जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे पाला, होता ना एक मतलब कहने का मतलब बुराई नहीं, मतलब एक तहजीब में और एक डर में, एक मतलब माँ बाप के बाप का एक खौफ में हम डरते थे। तो इस तरीके से नहीं पालूंगा उसको, भाई की तरह। ख्वाहिश थी कि मैं इसको एज अ दोस्त के तौर पे या भाई के तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम अपने पिताजी को मतलब आंख उठा कर नहीं देख सकते थे, खुल के बात नहीं कर सकते थे, कभी खुल के हम आई लव यू नहीं बोल सकते थे, और वो इच्छा रह भी जाती है। तो मैंने जब मेरा बेटा हुआ, तो भाई जब पैदा हुआ, तो मैंने अपने आप से ये वादा किया कि मैं इसे भाई की तरह पालूंगा, एक दोस्त की तरह पालूंगा और इससे खुल के बातें किया करूंगा। वाह सर, तो ये आज के पेरेंट्स के लिए भी सीख है कि वो अपने बच्चों को अपना फ्रेंड समझे, जब भी वो आपसे शेयर करेंगे सारी चीजें, आपको सब कुछ बता देते होंगे। देखिए एक भाई के लिए दूसरा भाई क्या होता है, उसके लिए जान होता है। भाई का काम आता है। तो इसी तरह अपने बेटे को भी भाई, दोस्त, बेटा समझेंगे, तभी वो भी आपको सब कुछ समझेगा। क्या बात है सर। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यार तुम बड़ों के दिल दुखाते हो, तुम्हें पाप लगेगा, है ना? सही बात है, आपने सुना? हाँ बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है, ठीक है बड़ों का दिल दुखता है, क्या अब छोटों का दिल नहीं दुखता? बिल्कुल। बड़ों का दिल और छोटों का दिल पत्थर, ऐसा नहीं, छोटों का भी दिल दुखता है। सही बात है सर। तो उन्हें भी वो इज्जत, वो सम्मान मिलना चाहिए। क्या बात है बच्चों को, ये आपकी सोच है सर। हाँ, क्या बात है। उसकी भी अपनी सोच है, उसकी भी अपनी जिंदगी है, उसको भी उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसकी भी उतनी आजादी, लेकिन उस आजादी में हमारी गाइडेंस रहनी चाहिए। बिल्कुल, हम उसे गाइड करें कि बेटा देखो, बच्चा देखो, भाई देखो, यहाँ आप कर तो रहे हो, थोड़ा ध्यान देना इन चीजों में, बस। बाकी वो आपकी गाइडेंस में तो है ही। बिल्कुल सर, क्योंकि अब आज का जो टाइम है, बच्चों का जो स्कूलिंग टाइम, मान लो 2 बजे वो वापस आ जाता है कोई बच्चा, फिर ट्यूशन चला जाता है, तो माँ बाप उनको सही ढंग से गाइड नहीं कर पाते। स्कूल ही उनको गाइड कर रहे हैं, ट्यूशन के टीचर ही उनको गाइड कर रहे हैं। माँ बाप के संस्कार भी बहुत कम हो गए हैं आजकल इस चीज में। क्या वजह हो सकता है, आपको क्या लगता है? ये ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना दिया सर। नहीं, उसके अलावा और वजह क्या हो सकता है? क्योंकि माँ बाप अपने आप में मसरूफ है, यानी बिजी। ठीक है, वो सोचते हैं बस उन्होंने स्कूल भेज दिया, बच्चा पढ़ लेगा, ड्यूटी पूरी होगी। ठीक है, ड्यूटी आपकी पूरी नहीं हुई। पढ़ाई के पीछे मतलब बच्चे की पढ़ाई के पीछे उसके डंडे लेके उसके सर पर खड़ा मत रहो। बच्चा फिर नर्वस होगा, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। बच्चे को फ्रीली छोड़ दो। बिल्कुल यार, 1 साल फेल होगा, दूसरे साल कर लेगा यार, क्या भाई ढीठ हो जाएगा। पूरी जिंदगी है, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। सही बात। मेरा ऐसा मानना, आई एम सॉरी टू से, बट मेरा ऐसा मानना, ये मेरा व्यक्तिगत है। बिल्कुल सर, मेरा व्यक्तिगत सोच है
एक साल फेल होगा कोई बात नहीं, दूसरा साल बच्चे को अपने आप ही खुद को रियलाइज हो जाएगा, खुद को महसूस होगा कि अब मैंने गलत किया, अब मेरे को अच्छा परफॉर्म करना है ना, वो बिल्कुल कर सर। लेगा। सर जैसे आप अपने जो बेटे हैं उनके टीचर हो, तो आपने सिखाया, आपने कहा कि बच्चा भी उतनी मेहनत ही करता है, लेकिन सर मैंने ऐसा भी देखा है कि अपने जो मैं भी सीखना चाहता था और मैं सीख रहा था, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ ऐसे टीचर्स मिले जो लटका के रखते हैं, मतलब उस मामले में कि किसी स्टूडेंट को अगर सीखना है वो अपना 90% 100% दे रहे हैं उधर, लेकिन टीचर भी आजकल ऐसा करते हैं कि वो पूरे मन से नहीं सिखाते हैं। इसके ऊपर क्या कहना सर आप? उसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वो मन से पूरी चीज एकदम से सिखा देगा तो फिर उनका तो रोजगार खत्म हो गया ना। बिल्कुल सर, उनका तो रोजगार खत्म हो गया। आप 6 महीने में सिखाने, मतलब महीने में सिखाने वाला अगर आप 6 महीने में सिखाते हो तो उनका तो बन रहा है ना, पैसा बन रहा है। बिल्कुल सर, 1 महीना 2 महीना सा ही लगवाते रहते हैं हाँ, तो सर। फिर वो क्योंकि उनको पैसा बन रहा है उनके। हम्म, अगर वो 1 महीने में 6 महीने के सिखाने वाला 1 महीने में सिखा देंगे तो फिर बाकी का 5 महीने तो खाली हो गया ना, इस बेले हो चक्कर गए। में सर अब कोई क्लासिकल सीखना नहीं चाहता। लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। हाँ। सीखना बहुत जरूरी है, मेरा ऐसा मानना। मैंने जिंदगी के 3 साल मेलोडीज मैंने सिखाया मेरे बच्चे को, मेरे भाई को। उसके बाद मुझे व्यक्तिगत मुझे लगने लगा नहीं, इसको अच्छी तरीके से ट्रेंड करना चाहिए, इसे सिखाना चाहिए, तो फिर गुरुओं के पास भेजा। फिर हमारे परवीन दुबे जी हैं, उनसे सीखा। वो अभी वहाँ पे है, तुर्किस्तान में है। अच्छा। इंडियन एम्बेसी के थ्रू, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू वो बॉलीवुड सिखाने के लिए, भारतीय संगीत क्लासिकल सिखाने के लिए गए हुए हैं। परवीन दुबे जी। परवीन दुबे जी और एक आशीष दुबे, उनका भतीजा है, भाई है। अच्छा। वो उनसे सीखते थे। गुरु भी आशीष और चेला भी आशीष। तो दे आर वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छे। तो इसलिए उनको भेजा। बच्चा सीख रहा, अभी तक सीख रहा। सीखने का कोई अंत नहीं होता। सीखने का कोई, सीखना तो चलता रहता है। तो ये आज के आर्टिस्ट को मैसेज है इस चीज का। हाँ, बिल्कुल। कि अपने क्लासिकल म्यूजिक से दूर मत हो। भले आप रैपिंग भी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको साइंस तो आना चाहिए ना। बिल्कुल, बेसिक आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप चाहे भले कितने अच्छे गिटार बजा लो, भले आप कितनी अच्छी म्यूजिक अरेंज कर लो, भले आप सिंगिंग कर रहे हो, लेकिन आपकी रियाज नहीं है तो आप खुश हो। बिल्कुल। और क्लासिकल उसमें कितना हेल्प करता है? बहुत मायने तो रखता हो है। नहीं सकता। नहीं, जब तक आप सरगम नहीं करोगे, पलटे नहीं करोगे, तान नहीं लगाओगे, कुछ नहीं होने। राग के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। सुबह के आप रियाज कौन सा करना, शाम को कौन सा करना चाहिए, सारा चीज आपको पता होना चाहिए और करना चाहिए। और मैं कहता हूँ हर रोज 1 घंटा दे। बिल्कुल। वैसे तो 2 घंटा, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। अगर नहीं है तो एटलीस्ट 30 से 40 मिनट सुबह दे, 30 से 40 मिनट शाम को दे। बिल्कुल सर। या तो हफ्ते में 3 या 4 दफा तो जरूर करे। हाँ, तभी आप अच्छे। बट आजकल के जो आर्टिस्ट हैं वो सीखना नहीं चाहते, बस कुछ करते नहीं है, एंड वो ऑटोट्यून से गाते हैं, ये सारी चीजें सोच के भाई स्टूडियो आ जाएंगे, पैसे दे देंगे, एंड वो आर्टिस्ट का मतलब वो रिकॉर्डिस्ट का काम है, वो कर लेंगे, कर देंगे, वो कर देंगे, सुर पिला नहीं। कितना आप अपने वॉइस को कितना ट्यून करवाओगे? जब आपने इतना बेसुरा गाया हुआ, कितना ट्यून करवाओगे? फिर कहते हैं म्यूजिक में कमी है आपके, या फिर इस चीज में कमी। गलत है, ठीक है ना। मेरा ऐसा मानना है, जब आप पूरी तरीके से सीख के आते हैं घर से, पूरा प्रैक्टिस में आते हैं, जब आप 90% तो सिंगर ही है। हाँ, बैकिंग में म्यूजिक होता है सबके। बिल्कुल। फिर ऐसा ही म्यूजिक अब फेमस भी होने लग गया है। जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको सुना नहीं जा रहा है इस चक्कर में। जिनके पास पैसा है वो लगा देता है, बिल्कुल, वो आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल, ये हो ही रहा है ऐसा। तो जैसे आपकी जो जर्नी रही है लिखाई की, आपने लिखना कैसे चालू किया सर? मैंने लिखना, कितने साल हो गए होंगे आप लिखते? मैं जब when I was क्या बोलूं, कितना उम्र रहा होगा, ये कोई 15-16। अच्छा। हाँ, जहां तक मुझे याद है, हो सकता है उससे पहले से लिख रहा हूँ। एक मैंने लिखा था, उस लेख के वजह से मुझे पता लगा कि मैं इतनी उम्र में मैंने लिखना चालू किया। अच्छा। वो था, मेरे बाबूजी ने मुझे मारा था, पिताजी ने मुझे पीटा था, तो मेरा बड़ा दिल दुखा था, तो घर से मैं भागा भी था। तो कुछ एक कागज में सिगरेट के पन्ने में, मतलब सिगरेट की जो कागज होता है ना, कवर, उसमें मैंने लिख दिया था। अच्छा। प्यार के रिश्ते दिलों से होते हैं, प्यार के रिश्ते दिलों से होते हैं, जब दिल में ही मोहब्बत ना हो तो रिश्ते खाक हुए करते हैं। वो लिखा था मैंने। तो वो मुझे बहुत साल बाद मिला, जब मुझे पता लगा, तब मेरी उम्र 14 साल का। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि SKS सर ने लाखों शेर लिखे हुए हैं, हजारों सॉन्ग्स लिखे हुए हैं। मैंने इनकी डायरीज देखी है, इनका सब कुछ देखा है, जहाँ पर ये लिखते हैं। और बोलते बोलते भी ये
पता नहीं कितनी बातें बोल जाते हैं ऐसी ऐसी जो हमको इंस्पायर कर जाती है। जैसे अभी हम लोगों ने एक सॉन्ग किया है, अपना जो सॉन्ग किया है, आप बता दो उसके बारे में थोड़ा सा। कौन सा वाला? जो ये हमने असमीज वाला ये सॉन्ग किया है। अच्छा, हाँ, वो असमीज नहीं, वो नेपाली सॉन्ग है। हाँ, नेपाली सॉन्ग है। हाँ, वो है एउटै आकाश मुनि रहे रपनी। हाँ, हाँ, उसका मीनिंग क्या है सर? मतलब एक ही आसमान के नीचे रह कर भी हमारी मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही, वो था। तो ज्यादातर मैं हिंदी में लिखता हूँ। हाँ। तो लोग बाग हमारे गोरखा जितने कम्युनिटीज के लोग हैं, गोरखाज हैं, ये सारे कहते हैं, कभी कभी मुझे कह रहे हैं भैया आप खाली हिंदी में लिखते हैं, कुछ हमारे भाषा में भी कीजिए। तो करता हूँ, थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। हाँ। तो आप नेपाली से कैसे जुड़े हैं सर? ऑफ कोर्स मैं गोरखा हूँ। अच्छा, मैं दार्जिलिंग से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, हाँ, दार्जिलिंग से बिलोंग तो करता हमारे हूँ। नेपाली भाइयों के लिए कुछ आप नेपाली में बोल दीजिए। क्या बोलूं कुछ नेपाली भी में? बोल दीजिए। सबै हेर्ने हाम्रो जति नेपाली दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मेरो फेरि पनि नमस्ते। मेरो नाम सुरेश कुमार शङ्कर, यानि कि एसकेएस। सबैले मलाई मायाले एसकेएस भन्ने गर्छ। गीतहरू लेख्ने गर्छु, कम्पोजिसन गर्ने गर्छु। क्या Thank you. बात है सर। और नेपाली सॉन्ग्स भी आए हुए हैं आपके? नेपाली सॉन्ग्स इतने नहीं है, बट हाँ। हिंदी तो है। हिंदी है। हाँ, जैसे कि आप देख पाएंगे यूट्यूब में तेरी मुस्कान पे है, बेजान है, दिल में एक बात है, अभी नहीं है, और बहुत और भी हैं गाने हैं। और एक अभी मैंने लिखा पिंजड़े, हाँ, जो लॉकडाउन के समय में हाँ, वो काफी हमारे उदित नारायण जी हैं, हाँ। उनकी वाइफ ने गाया है। हाँ, मैंने ये भी देखा कि हमारी इंडस्ट्री में नेपाली जो लोग हैं उनका क्या क्या योगदान है। नहीं, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में मैंने जहां तक देखा, जहां तक मुझे इल्म है, और जहां तक मैंने महसूस किया और देखा जाना, डांसर भी हैं नेपाली, सिंगर्स भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, एक्टर्स भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, इवन कैमरामैन भी है, डायरेक्टर्स भी हैं। बट राइटर्स, मुझे जहां तक मुझे याद पड़ता है, अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई किसी राइटर से, हिंदी, स्पेशली हिंदी लिरिसिस्ट। हाँ, सही कह रहे हो। हाँ। लेकिन आप हो तो सर। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सर आपकी स्टोरी सुनी, सारी चीज सुनी, मुझे इतना दुख हुआ सुन के कि आपके ऐसे ऐसे सॉन्ग्स भी आए हुए हैं जिसमें आपका नाम तक नहीं दिया गया सर। हाँ, लोगों ने मेरे साथ चीटिंग भी की, लेकिन कोई बात नहीं। आप नाम मत लेना किसी का, लेकिन आप बता दो एक छोटा सा कि ऐसा भी होता है इंडस्ट्री में, हमारे पता लग जाए। हाँ, देखिए उन दिनों क्या होता था कि मैं इस बात का, शायद मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुई थी, जब हम लोग बैठे हुए थे म्यूजिक बना रहे थे, तो मैंने कहा भी था, क्या होता था कि आज से अगर आप 10-15 साल पीछे जाएंगे तो स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे। बिल्कुल, ठीक है ना, था, आ चुके थे कैमरे वाले फोन, बट उसमें भी बटन थे। बिल्कुल सर। तो तब तक भी होंगे उसमें नोट्स लिखने का, लेकिन लोगों को इतना वो जागरूक नहीं थे। तो क्या होता था कि पेन से ही लिखते थे, पेन से ही लिखते थे। तो मेरे डायरी में लिखे हुए थे, कौन न जाने किसने उस पूरे पन्ना ही फाड़ के ले गया उसमें से। कोई पर्सन आपकी डायरी में से पन्ना फाड़ के ले गया। हाँ, अचानक गाने सुनने को मिल रहा है मुझे बॉलीवुड में, तो वो फिल्म में, मूवी में गाना सुनने को मिल रहा हो। ऐसा कौन सा पर्सन था मतलब जिसके हाथ में आपकी डायरी लग गई? अपना कोई खासियत आज तक पता नहीं है। और जब मैंने उसमें नाम देखा, वो उसका भी नाम नहीं जिस पर मुझे शक है, जिस पर मुझे शक था, उन किसी का नाम नहीं, जिनसे मैं मिलता था और जो मुझसे मिलते थे, उनका किसी का नहीं है। वो बिल्कुल जिनसे मैं कभी मिला भी नहीं, जिनको कभी मैं जानता भी नहीं हूँ, उनका नाम है। यानी मतलब बेच दिया, डायरी फाड़ा उसने, किसी को बेच दिया एज इट इज, कंपोजिशन विद कंपोजिशन। तो आपने कुछ किया नहीं सर? क्या करता, उन जमाने में वो नहीं होते थे, कॉपीराइट वगैरह नहीं था, प्रचलन नहीं था। ठीक है ना, अब तो मेरे गाने की कॉपीराइट्स है। अब तो मैं फेसबुक में पूरे लिख देता हूँ, पूरे गाने लिख देता हूँ। मैं तो चाहता चुरा ले कोई, अब नहीं चुराता। हाँ सर, मैंने देखा कि आपका फेसबुक और ये चीज इससे भरे पड़ी है। हाँ, मैं लिख देता हूँ, छोटे छोटे लाइन लिखता हूँ। कभी कभी मैं किसी से इंस्पायर होकर मैं लिख भी देता हूँ, औरों का भी लिख देता हूँ, लेकिन बहुत ना के बराबर। लेकिन उसमें मैं अपना नाम नहीं डालता हूँ। जो मेरा होगा तो नीचे एसकेएस जरूर लिखा हुआ मिलेगा। तो आप सर ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे जो चोरी करते हैं? आर्ट में भी चोरी करते हैं, सरस्वती का काम है। हाँ, और इसमें चोरी करते हैं। मैं ऐसे लोगों को मैं क्या कहना चाहूंगा, देखिए ऐसे लोगों का ज्यादा दिन नहीं चलता, बस मैं यही कहना चाहूंगा। किसी का तुम चुराते हो, किसी को तुम धोखा देते हो, कितना दिन कर लेगा? तुम्हारी किस्मत छीन लेगा वो। सही बात है। तुम्हारे आर्ट को छीन लेगा, और वो सर फिर ज्यादा लंबे समय तक कर भी नहीं पाएगा। नहीं कर पाएगा। चोरी करेगा, साफ पता लग जाएगा, तो वो उसको भगवान देगा सर। लेकिन आपका जो पॉजिटिविटी है उसको दाद देनी पड़ेगी सर, कि आप फिर भी हंसते रहते हैं और आप हमको हम जैसे बच्चों को भी गाइड करते हैं कि आप हंसते रहो। एक हंसी के ऊपर आपने कुछ बोला था मेरे को
एक बार के मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो देखो तो ख्वाब है जिंदगी, देखो तो ख्वाब, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, पर हमें तो लगता है हंसते रहो तो आसान है जिंदगी। क्या बात है सर, क्या बात है। बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। हाँ, देखो जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं कि तुम टूट जाओ, बिखर जाओ, गलत तुम्हारे दिल में गलत ख्याल आने लगते हैं, लोग गलत कदम उठाते हैं। मैं उन सबको ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी कदम ना उठाए जब तुम जिंदगी से हार जाओ, कभी लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल। सब कुछ पॉसिबल है दुनिया में, अगर तुम शिद्दत से कोई चीज पाने के लिए लग जाओ। जैसा कि मैं शुरुआती दिन में लिखता था, एक मैं गोरखा कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और हम ज्यादातर नेपाली लैंग्वेज में बात करते हैं और हम लोग हैं दार्जिलिंग से, बट मैं पला बड़ा दिल्ली में हूँ। तो जब मैं शुरुआती दिन में लिखता था तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था मुझे। लोग क्रिटिसाइज भी करते थे, लोग मुझे ये भी बोलते थे, देखिए अरे भाई वो बैठे हुए गुलजार साहब वो मतलब लिख रहे ताना हैं। मार के। हाँ, ताना मारते थे और कई कहते थे भैया ये देखो जावेद साहब बैठे हुए हैं, जावेद अख्तर। तो मैं उनको कहता था यार तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, मन ही मन, लेकिन उनको कुछ नहीं कहता था, लेकिन दुख भी होता था कि यार मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। तो अब हिंदी लिरिसिस्ट होने की वजह से कई दफा उतनी अच्छी तरीके से लिख नहीं पाता था, अच्छा। नहीं समझ रहे हैं? हाँ। कुछ ही मात्राएं जो है गलत हो जाता है, जैसा होता है ना स्त्रीलिंग हाँ पुरुषलिंग, हाँ हाँ हाँ, वो चीजें, ये प्रॉब्लम हो हाँ जाती है। वो हो जाती है, वो ऑब्वियसली हो जाता है। नदी तो बह रहा है। हाँ 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 हाँ, बह रही है, सॉरी, बह होने रही है। हाँ, होना चाहिए हाँ, या बह रहा होना हाँ, चाहिए। बह रही है। हाँ, नदी तो लड़की है ना, लड़की। तो इस तरीके से कुछ हो जाता था। तो मैंने फिर पढ़ाई की, उर्दू की तालीम ली। जब उर्दू का इल्म हुआ, जब तालीम लिया उस्तादों से यानी कि गुरुओं से, तब मुझे महसूस हुआ कि वाकई में उर्दू की अल्फाज किस तरीके से पेश करनी चाहिए, क्या और उर्दू की यानी कि प्रोनाउंसिएशन यानी कि आपके शब्द उच्चारण कैसा होना चाहिए। तो वो सारी चीजें सीखता रहा। अभी भी मैं हिंदी बोलता हूँ तो मुझे नहीं लगता मैं इतनी अच्छी हिंदी बोल लेता हूँ। नहीं सर, आप बहुत अच्छी नहीं अच्छी मतलब इतना अच्छा हिंदी नहीं बोल पाता हूँ मुझे लगता है, लेकिन लिखने बैठूंगा तो ऑफकोर्स बिल्कुल सर। फिर मैं एकदम अपने जहन में ये बातें रखते हुए लिखता हूँ कि कहीं गलतियां ना हो। और मैं उन हर एक लिरिक्स राइटर से ये कहना चाहूंगा, स्पेशली हमारे गोरखा कम्युनिटीज के लिए कहना चाहूंगा, काफी लोग लिखते हैं, कुछ कुछ हिंदी में लिखते हैं, तो मैं कई दफा सुनता हूँ, उनके बुराई नहीं कर रहा हूँ, होता है कहीं ना कहीं, वो मुझ में भी था। तो उन सब राइटर्स को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप तालीम लीजिए, सीखिए, शब्दों का ज्ञान बहुत जरूरी है, शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और सर मैं इस चीज की भी तारीफ करना चाहूंगा, मैं आपका वर्क देखता हूँ हमेशा। आपने अभी एक लड़की के ऊपर जिनका शोषण हुआ था, गलत वे में हुआ था, तो उसके ऊपर आपने एक सॉन्ग किया है। तो आपने सपोर्ट करते हुए कि उसमें रेपिस्ट लड़की के ऊपर, हाँ जी हाँ जी, वो मैंने आपको बता चुका पहले, हाँ, तेरी मुस्कान पे कि आप, मैं सर का वो लिंक भी दे दूंगा नीचे, आप देखना उस चीज को कि सर ऐसे ऐसे अच्छे काम भी करते रहते हैं जो सोशली चीजों को उजागर करते हैं, जो चीज छुपी हुई है। हाँ सर। और सर जैसे जो आज के आर्टिस्ट हैं, बच्चे हैं, उनको जैसे आपने AKS को गाइड करके, जो हमारा आपका आशीष है, उनको गाइड करके आज किसी मुकाम पे पहुंचा दिया है सर, कि वो कुछ है, मतलब हमारी नजर में तो स्टार है वो अभी। ये तो आपकी बड़प्पन है जो आप स्टार मान रहे हो उन्हें, उसे ऑफ कोर्स हर बाप का, हर गुरु का यही ख्वाहिश होता है कि वो उसका बच्चा आगे बढ़े, और ये आपकी बड़प्पन है, उसे स्टार मानते हैं, क्योंकि आप अपने आप में हमारे लिए तो सितारा ही है सर। नहीं बिल्कुल, क्योंकि आप अच्छे दिल के इंसान हैं, अच्छे दिल वाले इंसान हैं, और अपने आप में अनुभवी हो, गुरुजन हो, इतने अच्छे क्लासिकल जानते हैं, सिखाते हैं बच्चों को। तो आपने जो उनके लिए मेहनत करी है कि भाई किस तरीके से गाइड किया है, क्या चीज करी, आप पीछे जो लगे रहते हैं, मैं देखता हूँ, क्योंकि सर आप हर बार आए हो, स्टूडियो में भी आए हैं जब आप, तो हर बार आप दिन रात लगा दिया आपने। तो थोड़ा सा गाइड कर दो कि पेरेंट्स को, जो उनके बच्चे अगर सिंगिंग करना चाहते हैं, डांसिंग करना चाहते हैं, या फिर किसी कला में जाना चाहते हैं, तो उनको किस तरीके से आज के पेरेंट्स गाइड करें। बहुत अच्छा सवाल किया, अरे वाह। मैं उन हर माँ बाप से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि औरों की देखा देखी, होड़बाजी में अपने बच्चों को जबरदस्ती में कुछ भी चीज ना सिखाए, ना ही गायकी, ना ही डांसिंग, ना ही कोई चीज।
जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बच्चे में ये है, गुण है, ऑफ कोर्स उससे सपोर्ट कीजिए, पूरा सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल। ये नहीं कि मेरा बेटा मेरा भाई, यानी कि आपका हम्म, आशीष हम्म, इंस्टाग्राम में जोली पोली के नाम से हम्म, मशहूर है। बिल्कुल। जब मैंने उसके अंदर देखा 5 साल की उम्र में, उसके अंदर मैंने जब रिदम देखा, मैं बहुत खुश हो गया। जब वो बजा रहा था टेबल बजा, मैं खुश हो गया, वाह मजा आ गया यार, कुछ लेकर पैदा हुआ बंदा है इसके अंदर। आपने हाँ? टैलेंट देख लिया मैंने। हाँ। तो मैं उसको 5 साल की उम्र में थोड़ा कंगो वंगो में बिठा देता था, हाँ। कभी किसी चीज में कुछ ठोकने हाँ। पीटने में बिठा देता था, तो हाँ। लगा रहता था। तो करते करते एक दिन मैं गिटार बजा के कंपोजिशन कर रहा था, गा रहा था खुद का, तो कहने लगा मुझे गिटार बजाना। मैंने कहा आपको बजाना है, लो बजाओ। तो बजाते बजाते बजाने ऐसे ही करता रहा। तो उस वक्त बस हो गया, इतना हो गया बस ऐसे ही। तो अगले दिन देखा तो वो लगा पड़ा हुआ गिटार में। अच्छा। हाँ, लगा पड़ा हुआ, शिद्दत उसके से अंदर करा लगा पड़ा हुआ। पहले ही जिद थी हाँ, उसके he अंदर। was like 7 years old at that time. ओके। 7 साल का। मैंने देखा यार इसके अंदर है लगन, तो मैंने धीरे धीरे 7 साल के बच्चे को नहीं देना चाहिए गिटार, क्योंकि हाँ, कम से कम 10 साल का हो जाना चाहिए। अच्छा। 10 साल के बाद ही आप गिटार बच्चों को दीजिए, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा। उस थोड़ा समझ भी आ जाता है, हल्का फुल्का समझने लग जाता है, थोड़ा बहुत, बिल्कुल। ज्यादा तो नहीं, क्योंकि 10 साल का भी तो बच्चा ही होता है। बिल्कुल। तो लेकिन सिखाने जाओगे तो आप 10 साल के बाद ही हाँ। गिटार वगैरह सिखा सकते हैं। अच्छा। बाकी गायकी तो आप 7-8 साल की उम्र से करवा सकते हैं, कोई नहीं है। आप क्या हाँ, कहते हैं? आप भी गुरु हैं। बिल्कुल सर, जो आप कहेंगे वो सही कहेंगे। नहीं, आप क्या कहते हो हाँ गायकी सर, के बारे हाँ में? सर, उसका थोड़ा माइंड डेवलप हो जाए। हाँ, एंड गिटार बजाना भी इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है, वो- उनके हाथ बड़े कोमल उंगलियां होते जो हैं। होती है ना, बहुत हर्ट हो जाती हैं, हाँ, और ये के कुछ बीमारी भी लग जाती है सर। बिल्कुल। तो हाँ। फिर उसको मैंने ट्रेंड किया, बजाने लगा, बजाते। हम्म। अब बजा रहा, अच्छा लग रहा। हम्म। उसके बाद एक दिन गा रहा था, तुझे गाना है? कहता हाँ गाना। तो मैंने कहा गाओ, तो गाया, देखा तो मैंने कहा अरे गा, तो अच्छा गा रहा। हाँ, सुर बड़े गॉड गिफ्टेड। हाँ, बड़ा प्यारा सा सुर में गा रहा है। तो मैंने कहा आपको अच्छा लगता, तो फिर मैं इसको मेलोडीज सिखाने लगा, गायकी कैसे गाते हैं। पुराने गानों में किशोर के हो गया, मोहम्मद रफी के, इनके गाने खुद भी गा के गुनगुना के, कैरोके में हो गया, इधर गिटार में सिखा। लेकिन बाद में कुछ सालों बाद जब ये गाने लगा, 1 2 3 4 साल 5 साल बाद, जब इसकी उम्र 13 साल की हो गया, लगभग, हाँ 13 साल की उम्र में अच्छा गाने लग गया। तो मैंने कहा अब इतना सा नहीं होगा, अब इसको प्रॉपर सिखाना पड़ेगा। फिर गुरुजी के पास भेजा, फिर भारतीय संगीत सिखा रहा हूँ उसे, क्लासिकल। अच्छा, तो जैसे तो अभी आपने तक ये सीख तो ही बोल रहा है। दिया कि उन पेरेंट्स के लिए कि जिनको पता भी होता है कि उनके बच्चों में टैलेंट है, उन्हें सपोर्ट करो कि और वो फिर भी नहीं कि ये क्या गाना वाना कर रहा है, क्या नाचना कर रहा है। उन्हें बिल्कुल नहीं डांटो। हाँ। उन्हें बिल्कुल वो नहीं करना, मोटिवेट करना, डिमोटिवेट नहीं करना, मोटिवेट करना। उनको उन्हें उत्साह दो, उन्हें प्यार दो, शाबाश बच्चे करो, उनको अच्छा लगेगा, करेगा अच्छा। क्योंकि ऐसे टैलेंट बहुत लोगों का दब जाता है। हाँ, ये मैंने बहुतों का देखा। और बहुत से बच्चे मुझे आकर पता क्या कहते हैं, यार भैया, अंकल, आपकी तरह डैड हमारे होते तो भैया कितना लकी हैं, ये है वो है। तो मुझे अब थोड़ा फील होता है, अच्छा लगता है। हाँ। तो फिर मेरा भाई मुझे देखता है और मैं उसे देखता हूँ। हाँ। मैं ये कहता हूँ, देखिए जब आप लिखने बैठते हो और आप जब कुछ करते हो तो उस चीज में इतना खो जाओ कि वो अपने आप निकल कर आता है। समझ रहे मेरी बात को? एक ईश्वर से आप लीन हो जाते हो। बिल्कुल सर, मेरा ऐसा मानना है। तो यही है, आर्ट में वो चीज दिखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई जैसे गाने बने, मैं तो ये भी बोलता हूँ कि जैसे लग जा गले गाना है, कि लग जा गले हंसी रात हो ना हो, ऐसे गाने जो हर सिचुएशन पे बैठ रहे हैं। कितना प्यारा गाना, कि माँ के लिए गाएगा बंदा, हाँ, तो माँ के लिए है वो, हाँ, और बेटी के लिए गाएगा तो बेटी के लिए है वो, हाँ, और प्रेमिका के लिए गाएगा तो प्रेमिका के लिए है, और भगवान के लिए गाएगा तो भगवान के लिए है। पहला ही शब्द है ना, कितना हाँ, प्यारा। कि लग जा गले, उसमें किसी लड़की की बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। ये चीजें अंदर से राइटर्स के आई हैं, ये चीजें निकल के। तो मैं इन चीजों पे भी गौर करता हूँ। सर, इस चीज पे थोड़ी रोशनी डालो। जैसे आपने कहा कि आपका जो आशीष है, हमारा भाई, तो उनको पुराने गाने भी आपने बहुत सिखाए। हाँ, काफी। तो आजकल के जितने भी यंगस्टर्स हैं जो नहीं सुनते रफी साहब को, हाँ, किशोर कुमार को, बहुत पुराने गाने खोल के कभी कभी मैं गुनगुना देता हूँ। हाँ, तो बोलता है ये आपका कंपोजिशन? हाँ, मैं कहा नहीं बाबा, हाँ, मेरा कंपोजिशन नहीं है, है ये गाना। एक दिन मैं गा रहा था, अरे हट जा बाजू नहीं तो उड़ा दूंगा, पहुंचा दूंगा सीधे थाने। तो कहने लगा ये आपका मैं कहा नहीं भैया, किशोर कुमार का।
अमिताभ बच्चन है और बड़ा फनी वीडियो है उसमें। हाँ। फिल्म का नाम मैं भूल रहा हूँ। हाँ, तो ऐसे से गाने हैं कि आज के बच्चों ने सुना भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कई तो गाने हैं। उनसे हमें सीखना चाहिए ये सारी बिल्कुल। चीजें, क्योंकि रीमेक बन रहे हैं सर आजकल। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहोगे कि मतलब आजकल के राइटर्स लिख नहीं पा रहे या क्या क्या बात हो रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। राइटर्स हैं, लेकिन उनको वो जगह नहीं मिलता, वो इज्जत नहीं मिलती है। बिल्कुल सर। ठीक है ना। आजकल रीमेक के पीछे पड़ गए हैं। हाँ, आजकल चट मंगनी पट बिया, जल्दी से गाना चाहिए, फटाफट बस बन गया तो बन गया। उनको लगता है वाह बहुत बढ़िया गाना बन गया, तो सर फटाफट हमारे म्यूजिक lyrics- बनाओ और फटाफट गा लो। हमारे लिरिक्स राइटर तो लिख के दे सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उनसे ले भी तो नहीं पाएंगे ना। पहली बात तो इतने भारी शब्द होते हैं, उनको समझ में नहीं आएगा। हाँ, ठीक है ना। सही बात। जैसे मैं एक लिख रहा था, चांद भी फीका है तेरे सामने ये कहता हूँ, चांद भी फीका है तेरे सामने ये कहता हूँ, चांद में तो दाग है बीती हुई रातों की तरह। चांद में तो दाग है बीती हुई रातों की तरह। हाँ, क्या बात है। शाम अंगड़ाई ले रही है तेरी जुल्फों की तरह, मैं तो वाह। दीवाना हुआ देख तुझे भंवरे की तरह। वाह सर वाह। ठीक है ना। तो इसमें रोमांटिक है। अब हाँ। इसका जो नीचे जो पंच लाइन है ये ऊपर से बोलूंगा, शाम अंगड़ाई ले रही है तेरी जुल्फों की तरह, वाह, मैं तो दीवाना हुआ देख तुझे भंवरे की तरह। भंवरे की तरह। ठीक है ना। शाम अंगड़ाई ले रही है तेरी जुल्फों की। बताओ क्या सोच है। हाँ। शाम अंगड़ाई ले रही है। हाँ। अब यहाँ तारीफ चलेगी। हाँ। यहाँ तो वो मदहोश हो रखा है। हाँ, वो अब दीवानगी में खोया पड़ा है, वो अपने आप को हाँ। एक्सप्रेस कर रहा है। एक्सप्रेस कर। हाँ। अब यहाँ पे तारीफ हाँ, क्या कह रहे हैं, चांद भी फीका है तेरे सामने ये कहता हूँ। अब कैसे फीका है, हाँ, क्योंकि पिछले रात को देख चुका चांद में दाग था, बिल्कुल। और अब जो बैठी हुई है वो उसके तो बड़ी दाग ही खूबसूरत नहीं है। है। तो कह रहा है चांद में तो दाग है बीती हुई रातों की तरह, हम्म, शाम अंगड़ाई ले रही है तेरी जुल्फों की तरह, मैं तो दीवाना हुआ देख तुझे भंवरे की तरह। बिल्कुल सर। ठीक है। तो ये रीमेक करे जा रहे हैं सर। इतने लोग सोशल मीडिया में मजाक उड़ाते हैं। अभी जैसे वो फाल्गुनी पाठक का जो गाना आया था, मैंने पायल है छनकाई जो गाना है, तो वो मतलब मुझे भी पर्सनली अच्छा नहीं लगा इतना, जो नेहा कक्कड़ जी ने गाया। नेहा कक्कड़ बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बट लोगों के दिल में ना बहुत वो हुआ, मतलब कि हर्ट हुआ कि हमारी जनरेशन के गानों को मतलब खत्म किया जा रहा है बिल्कुल रीमेक कर करके। मैं इस चीज के लिए एक चीज कहना चाहूंगा, और मेरे जितने भी दर्शक बिन हैं उनसे मैं माफी चाहूंगा, बड़बोल मैं माफी चाहता हूँ। कुछ तो हमारे आज के ऑडियंस ऐसे हो गए, कहना नहीं चाहिए मुझे, मैं फिर दोबारा से माफी चाहूंगा मैं इस अल्फाज के लिए, मेरा व्यक्तिगत सोच है। बताइए सर। मतलब गंद खाने की आदत होगी, गंदे गानों को इतनी जल्दी सुनते हैं, उनको इतना वायरल करते हैं, प्रमोट करते हैं, समझ में नहीं आता, उनको शेयर करेंगे, उनको बड़ा मजा आता है। हाँ, कुछ ऑडियंस अगर सुनना बंद कर दे, जैसे बॉलीवुड बाइकआउट चालू हो गया है अब कि हर चीज को बाइकआउट किया जा रहा है, तो ये सॉन्ग्स में भी इनको करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री खराब होती जा रही है इस चीज से। अब वो जो गंदे गाने को सराहते हैं और उत्साह देते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं, उन्हें हिट करते हैं, वही ऑडियंस देखना पुराने गाने रीमेक्स होता, फिर वही ऑडियंस सुनते हैं, वही ऑडियंस सुनते हैं। हाँ, क्यों सुनते? क्योंकि तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो जब तुम्हें वो चीजें अच्छे लग रहे हैं तो फिर वो ऐसे गंदे गाने क्यों सुनते हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसका ना पैर है ना सर है ना कोई मतलब है। आप गाना सुनना, मुखड़ा में कुछ और होगा, अंतरे में कुछ और होगा, मतलब ही नहीं, गाने में कोई कहानी नहीं। बिल्कुल सर एक फॉर्मूला बना रखा है कि नूरा फतेह अली को ले लिया या फिर किसी अच्छी मॉडल को ले लिया, बस एक फॉर्मूला बना रखा है कि पुराना गाना उठाया, उसको एक दो सिंगर से ही गवा देंगे। नया टैलेंट भी इस कारण से बाहर नहीं आ पा रहा है। इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड पर्सन है हमारे इंडिया में, जैसे रीतू, वो लड़का आया था अभी इंडिया आइडल में, उसको भी निकाल दिया गया है, जो गिटार पे जिसने गाया था ना, वो मैं तेरी हीर तू मेरा रांझा, सुना सर आपने? वो हाँ, सुना। पहाड़ी लड़का है। हाँ। कितना अच्छा उसका, बहुत कितना टैलेंटेड लड़का है, उसे निकाल दिया। ऐसे लोगों को आगे आके ये सारी चीजें करनी चाहिए। उसका नाम ऋतु रिबा। हाँ, ऋतु रिबा, वो सारा अरुणाचल का है, अरुणाचल। कितना टैलेंटेड लड़का, उसकी वॉइस कितनी अच्छी है। ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए बॉलीवुड में अब, कि आगे बढ़ के आए ये सारी चीजें। तो जैसे ये हमारे जो आपका आशीष है, कितनी बढ़िया वॉइस है, प्रीतम उनके साथ काम करे, अरमान मलिक, अमान मलिक, ये लोग सभी लोग इन टैलेंट्स के साथ काम करें जो सच में टैलेंटेड है। आप एक बार वॉइस सुन के देखो ना, आप बोलो कि वो हर हीरो पे जाएगी वो वॉइस,
ऐसी वॉइसेस मैं कहता हूँ उससे, मैं कहता हूँ, और मेरी दिली ख्वाहिश भी है, हर बाप चाहता है, हर गुरु चाहता है कि उसका बच्चा, उसका स्टूडेंट आगे बढ़े, आगे निकल कर आए। अच्छा गा रहा है, अभी सीख रहा है, और भी सीखना बाकी है। काफी मेरे लिखे हुए गाने, मेरे कंपोजिशन जो है बहुत अच्छी तरीके से निभाता है, अच्छा लगता और है। मुझे एक चीज और देख के अच्छा लगा कि उसके इंस्टाग्राम पे जॉली पॉली के नाम से इंस्टाग्राम है, उस पे अरमान मलिक ने खुद उसको कमेंट किया है, हमारे भाई को, आशीष को, के वेरी बेस्ट। क्या लिखा होता सर? लव इट ब्रो, लव इट ब्रो। और पर्सनली उसको मैसेज भी किया, डीएम भी किया, बातचीत चल रही है, बातचीत चलती रहती है। तो ये चीज उनकी अच्छी है। चलो अरमान मलिक, अमाल मलिक जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे टैलेंट, हमारे टैलेंट को। बिल्कुल। और अब उठ के आएंगे ही, बिल्कुल धूम मचा देनी है। आमीन, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। मैं तो चाहूंगा AR रहमान के साथ भी, AR रहमान आपके साथ भी हो काम, और पूरी इंडस्ट्री में छा जाए ऐसा टैलेंट। रीमेक ना बने, जरूरत ही नहीं है रीमेक की। मैं पर्सनली मुझसे पूछेंगे, नहीं बने, बट सर क्या जोड़ता है जरूरत तो, हाँ ये हमारे रफी साहब, किशोर कुमार ने रीमेक गाए कभी? मैं आपको रोकना चाहूंगा, सॉरी, मैं माफी चाहूंगा इस चीज के लिए। मैं बने कह दिया, मैं इस अल्फाज को वापस लेना चाहूंगा। मैं कल ही शायद मैं कह ही रहा था अपने भाई से, भाई मीन्स मेरे बेटा, मैं कह रहा था जो ऑलरेडी गा के मर चुके, जो गा के हिट हो चुके, जो गा मतलब जिन्होंने लिख कर अमर हो चुके, उनके तुम गाना गा रहे हो, क्या गा रहे हो, क्या साबित करना चाह रहे हो? रियाज करो। हाँ, तुम क्या साबित करना चाह रहे हो? उनके गाने को रिमिक्स करके क्या साबित करना चाह रहे हो कि तुम उनसे अच्छा कर रहे हो? 1% भी नहीं कर सकते सर। नहीं, क्या वही मैं कह रहा हूँ, क्यों ऐसा कर रहे हो? बिल्कुल, क्या मतलब आखिर करना क्या चाह रहे हो, क्या साबित करना चाह रहे हो? क्योंकि गाने बचे नहीं है इन लोगों के पास। बिल्कुल, पहली बात। और दूसरी बात, कुछ हमारे ऑडियंस हो, पहली मैं माफी मांग चुका हूँ ऑडियंस के लिए। आई एम वेरी सॉरी, कैमरे पे देख सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे ऑडियंस भी सराहते हैं ना, चक्कर तो ये है ना। बिल्कुल सर, हमारे ऑडियंस उस पुराने गाने को रीमिक्स को सुनना छोड़ दे, लेकिन रीमिक्स करते हैं कुछ लोग बहुत ही, मतलब क्या कहते हैं, एकॉस्टिक वर्जन में करते हैं, बड़ा प्यारा, और वो फील रखते हैं, वहां तक तो मैं एग्री हूँ। वही फील कवर कर रहे हैं, यूट्यूब पे कवर करें, कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है, लेकिन आप मूवी में ये वो उसके खिलाफ हूँ मैं, ये चीज डाल रहे हो और उसको मतलब बर्बाद करके, और उसको बकायदा तुम एक मतलब म्यूजिक वीडियो बना रहे हो रिमिक्स करके। मुझे कुछ नुसरत फतेह अली खान साहब ने गा रखा है, उसको तुमने गा दिया इतने हल्की और इतना ढीला बना दिया। उसके खिलाफ हूँ मैं, उसके खिलाफ बकायदा ऑन रिकॉर्ड कैमरे में कह रहा हूँ, मैं उसके खिलाफ हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, जैसा अभी आपने कहा एकॉस्टिक वर्जन आप कवर गा रहे हो किसी का, क्या आप ट्रिब्यूट दे रहे हो किसी को, जगजीत सम्मान दे रहे हो, मैं उनका दीवाना हूँ, मैं उनका फैन हूँ, गा रहे हो आप, और उनकी बिल्कुल उनकी वेरिएशन जो उन्होंने दिया, जो फील दिया, उसको ना मारते हुए बिल्कुल हुआ आपने वैसे निभाया, उसकी तो बात ही कुछ और है। क्या हुआ, उसको सुना भी जा सकता है। हाँ, उसको सुना भी जा सकता है, अच्छा लगता है, और उससे सराहते भी हम लोग, भाई बच्चे ने कितना अच्छा गाया, अरे इस लड़के ने कितना अच्छा गाया, ही इज अ वेरी गुड सिंगर, है ना। तो ये चीज है कि भाई रिमेक भी कर रहे हैं, फिर ऊपर से जो असली आर्टिस्ट है उनको, असली आर्टिस्ट को क्रेडिट्स भी नहीं देते। और आज के बच्चे, आज के जो पुराने गाने सुनते हैं, आज के बच्चे, आज की न्यू जनरेशन, उनको तो पता भी नहीं कि ये गाना किसका। उनको तो लगता है कि अभी अभिजीत ने गाया, अभी लगता है कि अरिजीत ने गाया, अभी लगता है कि उसने क्या नाम है, जुबिन नौटियाल ने गाया, उनका गाना ऐसा लगता है। लेकिन नहीं, पुराने गाने तो उनके हैं। बिल्कुल सर, कई हमें हेमंत कुमार के गाने हैं, कई तलक महमूद के हैं, कई मन्ना डे के हैं, कई किशोर कुमार के हैं, कई मुकेश के, कई मोहम्मद रफी के हैं। इन लोगों ने तो कोई कवर नहीं गाया कभी। अब किसी से पूछे, अभी नया, मैं वही कहने जा रहा हूँ, अभी नया आर्टिस्ट से पूछे, अभी किसी भी नया सिंगर से पूछे, नया आर्टिस्ट से पूछे तलक महमूद कौन है, मैं बता रहा हूँ 100 में 80% नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल सर, सच बता रहा, तलक महमूद कौन है नहीं मालूम, मन्ना डे कौन है नहीं मालूम। ऐसा काम कर गए, अगर सुने तो सीखने को ही मिलता है सर। रागदारी है उन सॉन्ग्स में, जो हमको रियाज, अगर वो गाना भी गा लेते हैं तो रियाज हो जाता है हमारा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल भैया, जिन्होंने महीनों बैठकर सिटिंग की है, प्रैक्टिस की है, लेकिन गाते वक्त एक टेक में गाते थे वो। बिल्कुल, कम से कम 100, 150, 200 मतलब म्यूजिशियन बैठे हुए होते थे, और 1 महीना पहले उनकी रियाज होती थी। मानो कितनी शिद्दत से लगते थे, देखो तभी तो वो गाने अमर है। अमर है। अभी तो क्या है कि बाद ये कंपोजिशन करा और स्टूडियो चले गया, रिकॉर्डिंग संभाल लेगा जी, वो लगा देगा जी ऑटो ट्यून, वो कर देगा जी ट्यून। नहीं, जब आपने बेसुरा गाया, गधे की तरह गाया, तो कहाँ तक तुम ट्यून कर लोगे? और फिर भर के ऑटो ट्यून डालो, समझ में नहीं आता किस आर्टिस्ट ने गाया, फिर तुम्हें शक्ल देना पड़ता, यानी कि फोटो लगानी पड़ती है, पता ही नहीं लगता तुम्हारी आवाज का। 4 आवाजें सेम है सारी। हाँ, ऑटो ट्यून इतना भर के डाल दिया, कौन भोजपुरी सिंगर गा रहा है, कौन
हिंदी सिंगर गा रहा पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। कौन गढ़वाली सिंगर गा रहा पता नहीं चलता, कौन नेपाली सिंगर गा रहा पता नहीं चलता। हाँ, ऑटो ट्यून इतना भर भर के डाल दिया। बिल्कुल सर। ऑटो ट्यून जिनको नहीं पता है, जैसे हम कुछ बेसुरा गा देते हैं अगर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, हम भी करते हैं, जितने भी आर्टिस्ट आते हैं, तो उसमें अगर बेसुरा हो जाता है तो उसको हम सॉफ्टवेयर के जरिए हम उसको सही करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल उसमें कंप्यूटराइज्ड आवाज आती है। बिल्कुल। जैसे Exactly. भोजपुरी आपने सॉन्ग सुने होंगे तो उसमें बहुत ज्यादा डलता है, वो 100% बिल्कुल। डलता है उस चीज तो में। वो एक भेड़ चाल हो गई, भेड़ चाल हो सब गई। वही करने लग गए। टेक्नोलॉजी भी तो हाँ, सर ऐसी आ गई ना तो कि अब लोगों को, हर सिंगर को, बेसुरा सिंगर को ये लगने लगा है, मैं हम्म, आपको बताऊं राहुल भाई, हम्म, उनको ये लगने लगा कि भाई मैं गाना तो मैं भी गा लेता हूँ, बिल्कुल बस सर। जाऊंगा स्टूडियो में, स्टूडियो वाले ठीक कर देंगे, है ना, हाँ सर, ये हमारे साथ होता है। है ना, रिकॉर्डिस्ट ठीक कर देंगे, ऑटो ट्यून लगा देगा, और ट्यून कर देगा हमारा। नहीं, हाँ, आप जब तक सुरीला नहीं गाओगे, आपके गाने में दिखता है वो बिल्कुल। बेसुरा गाया। दिखेगा ही वो चीज। या तो आप म्यूजिक से ज्यादा भाग के गा रहे हो, हाँ। जल्दीबाजी में। हमें ये बोलते हैं कि आप ना एक काम करो, हमने जैसा गा दिया, अब इसको ऑटो ट्यून लगा देना हाँ, और आप म्यूजिक से भर देना और इसको। ताल में भी बिठा देना आप ही। हाँ, ताल में भी आप ही बिठा बिठा देना। हम तो बिठा देंगे सर, लेकिन नेचुरल नहीं लगेगा वो। हाँ, कई मैंने आर्टिस्ट ऐसे देखे राहुल भाई, जिसे मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, फिर मैं बहुत दफा माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैं नहीं ऐसा ना, देखो राहुल भैया, मैं थोड़ा ना क्या बोलता मुंह फट हूँ, फट से बोल देता हूँ, इसलिए मेरी जल्दी से नहीं, इसी यही वजह है कि मेरी जल्दी से किसी से बनती नहीं है, मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ। नहीं सर, ऐसे ही लेकिन सच्चा बोलता हूँ। अब मैं बोलूंगा सुर खफा ताल बेवफा। क्या कहा? सुर खफा ताल बेवफा। हाँ, ऐसे बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनका सुर खफा है और ताल बेवफा हो रखा उनके साथ, लेकिन अपने आप को सिंगर कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। फिर वहीं आ जाती है बात सीखने पे कि सीखना चाहिए चीज़। अगर उन्हें कह दिया आपको सीखना चाहिए तो उनके तन बदन में आग लग जाती है कि इन्होंने हमें ऐसा बोला कि मैं तो फेमस हूँ। हाँ, मैं ये हो गया। कुछ सिंगर तो यकीन नहीं मानेंगे, मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे सिंगर, ऐसे ऐसे लड़के पैदा मेरे सामने, मतलब बड़े हुए आए देखे, बड़े क्या हुआ, मेरे सामने खड़ा होकर मेरे मुंह पे कहा, कह रहा भैया एक बात बताऊं, थोड़े बहुत तो सिंगर हम भी है यार, हमारे को भी लोग जानते हैं। ऐसे तक भी कहा मेरे मुंह के आ गया, लेकिन मैं चुप हो गया। उन्हें ये नहीं पता कि वो किससे बात कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ या बहुत गुनी हूँ, नहीं, मैं भी खुद सीख रहा हूँ, अभी तक सीख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सीखने का कोई बिल्कुल सर, हमें एक दूसरे की आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन उससे लेकिन उससे ये इल्म होना चाहिए बखूबी कि तुम किसके साथ बात कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, एटलीस्ट कुछ नहीं तो तुम उम्र का तो लिहाज करो, तुमसे कम 10 साल बड़ा ही हूंगा मैं। हाँ बिल्कुल सर, है ना, इस चीज की भी तहजीब नहीं रहेगी यार। 10 साल पहले पैदा हुआ, कुछ तो जानते होंगे यार, म्यूजिक में भी तुम्हारे से पहले से लगा पड़ा, कुछ तो सीखा होगा, कुछ तो पता होगा। इज्जत करनी चाहिए। मैं तो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, मैं कहता हूँ देखिए, संगीत इंसान को, संगीत क्या क्या चीज सिखाता है? आदर, सत्कार, प्रेम, बिल्कुल सर, घमंड नहीं रखना, ईर्ष्या नहीं करना, यानी कि जलन नहीं रखना, और किसी से बदला नहीं लेना, झूठ नहीं बुलवाना, सात सुर। तो ये चीज है, हम्बल, हमेशा नर्म रहो। हाँ, रहा बात जैसे मैं हूँ, मुंह फट हूँ, बोल देता हूँ, वो अलग चीज है। जो आपको गलत लगे तो बोलना पड़ेगा, सीधा बोलना। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की तौहीन करो, किसी की बेइज्जती करो, नहीं, आप हम्बल रहो, सत्कार करो, इज्जत करो, गुरुजनों की मान करो, जब भी कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, जब भी तो मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया। मेरा पॉडकास्ट स्टार्ट करने का यही मकसद है कि मैं बड़ों से कुछ नॉलेज ले पाऊँ। बड़ों से, छोटों से, कोई भी उनकी नॉलेज है। हर बंदे के पास अपना मोटिवेशन होता है सर, तो मेरा यही है कि मैं सीखना चाहता हूँ लाइफ में हर चीज। मैं ईसाई धर्म से बिलोंग करता हूँ। अच्छा सर। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है बाइबल में कि ज्यादा सुनो और कम बोलो। क्या? और मुझे इतना अच्छा लगता है वो। इसका मतलब ही यही है कि गुरुजनों की सुनो, तभी तुम्हें समझ में आएगा एग्जैक्टली वो क्या कह रहा है। बिल्कुल। उसके बाद तुम पॉइंट को पकड़ सकते हो, फिर उस पॉइंट को लेकर तुम चर्चा कर सकते हो, सवाल कर सकते हो। लेकिन तुम बीच में घिच-पिच बोलने लगोगे ना, वो बोलने वाला ढंग से बोल पाएगा ना तुम समझ पाओगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लिसनिंग स्किल्स बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। मैं सीख रहा हूँ ऐसी चीज। हाँ, बहुत जरूरी है। तो इसी तरह जब मैं लिखता हूँ तो मैं डूब जाता हूँ, ख्यालों में डूब जाता हूँ, मैं दूसरी दुनिया में होता हूँ। सर इसी बात पे कुछ सुना दो आप अपना। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं भी बीच में मेरे काफी लोगों ने पसंद किया, मेरे से कोई कह रहा था कि मानिए प्रेमिका बहुत दूर है और उसकी माशूक दूर है और उसे याद कर रहा है और महसूस कर रहा है, तो उसे कुछ मतलब पैगाम देना चाहता है शेर व शायरी के जरिए, नज्म के जरिए। तो मैंने उन्हें कहा, तेरे शहर में मैं तो नहीं हूँ, तेरे शहर में मैं तो नहीं हूँ,
पर चांद तो दिखता होगा। तेरे शहर में मैं तो नहीं हूं, पर चांद तो दिखता होगा। चांद से बातें तुम कर लेना, मुझे अच्छा लगता है। शाम को छत पे चांद को तकना मुझको अच्छा लगता है। तुझसे मिलना, बातें करना मुझको अच्छा लगता है। क्या बात है सर। लब ना खुले तो मेरे सनम तुम्हें महसूस तो करना होगा। लब ना खुले तो मेरे सनम तुम्हें महसूस तो करना होगा। रस्मों की दीवार गिराना मुझे अच्छा लगता है। क्या बात है सर, क्या शाम बात को छत पे चांद को तकना मुझको अच्छा लगता है। वाह 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 सर, बहुत बढ़िया। है। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। तो जब राइटिंग करना आसान नहीं है, खो जाना पड़ता है, डूब जाना पड़ता है। और आप एक अदर लैंग्वेज में काम कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, जो आप एक हाँ आपकी खुद की भाषा नहीं है। हाँ बिल्कुल। ऑफ कोर्स देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, हम हिंदुस्तानी। ऑफ कोर्स हिंदी हमारी भाषा है, बिल्कुल बट क्या है कि हम घर में ज्यादातर नेपाली बोलते हैं। बिल्कुल, रीजनल लोग जितने भी हैं, हाँ बंगाली बोलते हाँ, हैं, कोई बंगाली बोलते गुजराती हैं, बोलते कोई हैं, गुजराती बोलते हैं, कोई मद्रासी बोलते उनको हैं, कोई हिंदी में गढ़वाली। बहुत मुश्किल हो जाती है ना। तो हिंदी बड़ा टफ है, उसमें उर्दू का मिश्रण है, हाँ भोजपुरी का मिश्रण है, ब्रिज भाषा का मिश्रण है। हाँ, सही बात है। कैसा लगा आपको? बिल्कुल आपको वो डिपेंड करता है आप किस प्रकार के लिरिक्स लिख रहे हैं, शब्द लिख रहे हैं। अगर आपको ब्रिज भाषा के उसमें मिश्रण देना है, जैसे मैं एक लिख रहा था मसीह भजन, छोटी सी नैया पार लगा दे ओ मोरे इसु खेवैया खेवैया। हाँ, ये ब्रज भाषा में होगा। हाँ, तो छोटी सी नैया पार लगा दे ओ मोरे इसु खेवैया। जीवन की नैया तेरे हवाले, तू ही बचा ले ये नैया। वाह, ये हमारी जिंदगी एक नैया की उदाहरण दिया मैंने। वाह, ठीक है। तो हाँ, हमारी जिंदगी एक नैया है, नैया है, उसमें चंद घंटों के लिए बैठे हैं, कुछ समय के लिए बैठे हैं। बिल्कुल। तो लिखना आसान नहीं, हलवा नहीं है। संगीत करना हलवा नहीं है, राइटिंग करना हलवा नहीं है। बिल्कुल सर। आप कई दफा लिखते लिखते भावुक हो जाते हो, और कई दफा कंट्रोवर्सी भी हो जाता है कि आपने क्या सोच के लिखा, इसका मतलब क्या है, बताओ। हाँ, क्योंकि सोच भी नहीं पता लग पाती। हाँ, ऐसे ऐसे राइटर देखे मैंने जो लिख तो देता उसका मतलब नहीं बता पाता, खुद ही कहता उसका मन ही मन में है। मैं पूछता हूँ कई दफा तो कहता मेरे मन में है लेकिन मुंह में नहीं आ रहा, जुबान में नहीं आ रहा। ऐसा थोड़ी होता है। सॉरी। नहीं, ऐसे भी हैं, मैं उनको वो नहीं कर रहा हूँ, उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। होता है कई दफे, मैं भी नहीं निकाल पाता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि आपने लिखा और आप उसको जरा सा भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सर, एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। आपने किस सोच से लिखा। औरत तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं, औरत तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं। क्यों गुरूर मुझको आए, मैं तुझसे नहीं तू मुझसे नहीं, तू मुझसे है मैं तुझसे नहीं। ये मैं लिख रहा था। अच्छा। औरत तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं, क्यों गुरूर मुझको आए, क्यों गुरूर मुझको आए। हाँ, तू मुझसे नहीं, तू मुझसे नहीं, मैं तुझसे नहीं, मैं तुझसे नहीं। ठीक है, औरत तेरे बगैर। क्या बात है सर, बहुत गहरी मैं कुछ भी नहीं। तो लिख रहा था, तो कभी कभी फील आता है। बिल्कुल सर। क्यों बंदिशी लगा दी मैंने तुझ पर, हाँ, तू मुझसे है मैं तुझसे नहीं, तू है लड़का मैं हूँ लड़का, तू है लड़की, तेरा मेल मुझसे नहीं। वाह। औरत तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं। ठीक है। वाह। तो लिखना आसान नहीं है। लिखते लिखते रुक जाता कलम, भावुक हो जाते हैं, फिर सोचना पड़ता है यार पंच लाइन क्या होना चाहिए। जो लास्ट की लाइन बोलते वक्त लोग करे क्या प्यारी लाइन बोला, ये होना चाहिए। पंच लाइन, ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और जब तक आप भावुक नहीं होंगे, जब तक उन चीजों में आप डूबोगे नहीं, उसे समझोगे नहीं, क्या लिख रहे हो आप, आपने लिखते लिखते क्या अंत करा, अब वो क्या मांग रहा आप नीचे, वो आपको बताना पड़ेगा। जैसा फॉर एग्जाम्पल, तेरी मुस्कान पे जिंदगी लुटा दूं, तू जो रोए कांधे पे खुद को मिटा दूं, तेरे हर गम को मैं अपना बना लूं, खुशियां में देकर तुझको हंसा दूं, तेरी मुस्कान पे जिंदगी लुटा दूं। वाह। ठीक है। एक रेपिस्ट लड़की के ऊपर लिखा मैंने, वो खिलखिलाती हुई मुस्कुराती हुई फूल सी लड़की मुरझा जाती है। लड़का होता है, उसकी दबी हुई प्यार उबड़ उबड़ के निकल के आता बाहर, तब वो कहता तेरी मुस्कान पे जिंदगी लुटा दूं, तू जो रोए कांधे पे खुद को मिटा दूं, तेरे हर गम को मैं अपना बना लूं, खुशियां में देकर तुझको सिचुएशन पे। हाँ, तो अब ये जो ऊपर वाली जो लाइन है, ये मैं जब लिख रहा था तो रेपिस्ट लड़की के स्टोरी के ऊपर, बट क्या था कि कहीं ना कहीं मेरे जहन में ये चल रहा था कि ये हर कोई अपनी माँ को, बहन को, भाई को, बाप को, दोस्त को, बेटी को, सही बात। हाँ, इसको डेडिकेट सारी चीजें मतलब सोच के करनी पड़ती है। हाँ, इस गाने को
वो करेंगे, डेडिकेट करेंगे, है ना। तो वही हो रहा है अभी पूरे यूट्यूब रील में। आप देखिए तेरी मुस्कान पे, ठीक है। वो नेपाली सिंगर है अपना प्रबल थापा, दार्जिलिंग में, उन्होंने गाया। हालांकि उनका थोड़ा सा शब्द उच्चारण वगैरह ठीक नहीं रहता, नेपाली में गाते हैं। आप इस चीज में भी गाइड करते हैं? हाँ, तो हमने यहाँ से गाकर भेजा, एज इट इज उन्होंने गाया, बहुत प्यारा गाया, ठीक है। म्यूजिक गाइडेंस सब कुछ मेरा था। बहुत बढ़िया। उसमें तो मिलियंस, कितने व्यूज हो गए? लगभग 18 लाख लोगों ने देखे। वाह। तो वो चीजें हैं, जब तक आप दिल से काम नहीं करेंगे, तो आप जब दिल से आप अपने तरफ से जब आप बेस्ट देते ना, तो वो दिखता है। बिल्कुल सर, अपनी तरफ से हर चीज बेस्ट देनी चाहिए। एक न एक दिन आपको ये ना हो कि यार मैंने ये काम गलत करा, नहीं होना चाहिए। भले वो चलना ना चलना तुम्हारा किस्मत है, लोग सराहे ना सराहे। और सर आप जिंदगी में या फिर आर्ट में, जैसे मैं आपको देखता हूँ कि आप स्पिरिचुअल भी बहुत हैं, आपका भगवान से भी बहुत जुड़ाव है, प्रभु से, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस है और क्या चीज आप मानते हैं कि मेरे लिए भगवान क्या है? देखिए, मैं यकीन मानिए मेरे लिए अरे भगवान, देखिए मैं एक चीज कहता हूँ, इस दुनिया में भगवान, शैतान है तो भगवान भी है, लेकिन शैतान की ताकत सबसे पहले दिखता है। वो दिखाना चाहता है कि मैं भगवान से बढ़कर हूँ, लेकिन वो कुछ ही दिनों के लिए रहता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने देखा होगा कोई टोटके वोटके कर देते हैं, जादू टोना कर देता है, तो वो टोटके को कटवाने के लिए उससे भी बड़ा एक टोटकेबाज मिल जाता है, उसका टोटका काट देता है। लेकिन जब उसका टोटका चलता है, कोई नहीं काट सकता। समझ रहे हो? पॉजिटिविटी। हाँ, तो इसी तरह जब मैं लिखता हूँ, तो मैं कलम उठाता हूँ, या आजकल तो नोट्स चलते हैं, अब तो मोबाइल में हो जाता है, फोन नोट्स में लिखता हूँ। तो उसमें लिखते वक्त मैं यही दुआ करता हूँ, प्रभु होने दे मैं ऐसा लिखूं, गाने मोहब्बत में लिखूं, दर्द में लिखूं, और लोग इसे पढ़े, शब्द को अगर पढ़ना चाहे तब भी उन्हें उनके दिल को छू जाए, और ये गाने में उतारूं धुन में, तब भी उनके दिल को छू जाए। आपने कितनी अच्छी बात बोली कि अगर भगवान है तो शैतान भी होगा। हाँ, शैतान है तो भगवान भी है, शैतान है तो भगवान भी। हाँ, आजकल भगवान को लोग मानना छोड़ चुके हैं, शैतान को बड़ी जल्दी मानते। करो भाई वहां चले जा, तेरा ये काम हो जाएगा, वहां चले जा, वो हो जाएगा। अरे तुमने उसको भूल गए, तुम उसको भूल गए, काम अपने आप ही हो जाएगा। हाँ, तेरा काम तो अपने आप हो जाएगा। पॉजिटिविटी। उसको, शैतान को भी चलाने वाला वही है, उसी की बस में हो शैतान भी, उसने ही तो बनाया उसको भी। फिर तुम भूल जाते हो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। वो हमारा फिर मतलब टेस्ट हो जाता है ना इस बात का कि आप में डिजायर आ गई, या फिर आप में लालच आ गया, बिल्कुल बिल्कुल, या फिर आप किसी के लिए गलत सोच रहे हो। सर मेरे हिसाब से तो कोई किसी के बारे में गलत सोच ही नहीं सकता। मेरा ये मानना है कि हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि हमने किसी के लिए गलत सोचा। नहीं, देखिए हम इंसान, लेकिन गलत हो जाता है, हो जाता है, हम इंसान है। देखिए हम इस दुनिया में रहते हैं, हम स्वर्ग में नहीं, हम कहाँ? दुनिया में, संसार में। तो किस में है? शरीर में, शरीर में। और शरीर और आत्मा के विरोध में हमेशा लड़ाई होती है, ये याद रखना। शरीर आपका और कुछ चाहता है, आत्मा कुछ और चाहता है। बिल्कुल सर, एक आवाज आती है हमेशा, अगर कोई गलत काम भी करता है, एक अंदर से आवाज आके रोकती है। बिल्कुल, लेकिन उसको फिर भी करता है वो पर्सन। बिल्कुल, 3 आत्माएं होती है। अच्छा, लोग बोलते हैं ना 2 आत्माएं, के ईश्वर के, शैतान के। मैं बोलता हूँ 3 होती है। आप पूछिए कैसे? कैसे सर? एक होती है ईश्वर की, एक होती है शैतान की, और एक तुम्हारी खुद की। इसमें ही झगड़ा चलता है। हाँ, अब तुम किसे चांस दे रहे हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, आपकी आत्मा को ईश्वर की आत्मा के हाथ में देना चाहिए चलने के लिए, ना कि शैतान के लिए। बिल्कुल। तो अक्सर कई दफा क्या होता है, शैतान की जीत हो जाती है। लेकिन किस वजह से? हाँ, किस वजह से कि आप उसको वो नहीं कर पाते हैं, जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल समझ नहीं पाते, बिल्कुल इस चक्कर में। तो बहुत सोच समझ के लिखना होता। मुझसे कई दफा कहता है यार थोड़ा सा अश्लील गाना लिख दीजिए, मैं मना करता हूँ, तो कर नहीं। हाँ सर, ये भी चलता है। हाँ, कि थोड़ा अश्लील लिख देते हैं, इनडायरेक्टली कपड़े पहन लेते हैं, ये सारी चीजें कर देते हैं। हाँ, थोड़ा सा इनडायरेक्टली अश्लील लिख लीजिए, ये कर दीजिए, वो क्या अश्लीलता दिखा के हमारे आर्टिस्ट आजकल फेमस होना चाहते हैं। मैं नहीं लिखता, मैं लिख ही नहीं पाता हूँ, नहीं लिखूंगा, ना इस चीज को प्रमोट करता नहीं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। साफ सुथरा काम करो। बिल्कुल, देखो ये ईश्वरी वरदान है। बिल्कुल, संगीत है, ठीक है, संगीत ईश्वर की देन है, तुम उसकी तौहीन कर रहे हो।
पूजा करने की। पूजा करने की चीज है। प्यार में लिखो, मोहब्बत में लिखो, दर्द में लिखो, जिन चीजों से हम गुजरते हैं, क्या? जिन चीजों को हम महसूस करते हैं। हाँ हर शख्स दर्द से गुजरता है, हर शख्स, हर इंसान प्यार से गुजरता है। हाँ, किसी ना किसी सिचुएशन से गुजरता ही है सर। उसमें लिखिए। हाँ गंदगी तो पता ही है हमें। हाँ। उस चीज और को- जैसे हमारे जो आजकल के युवा ब्रेकअप हो जाता है, कुछ हो जाता है तो हताश हो जाते हैं वो, और फिर मतलब ज्यादा काम नहीं कर पाते या फिर जॉब छोड़ देते हैं, ये इस चीजें। तो आप इनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, देखिए जो तुम्हारे जिंदगी में जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को साध के चलो, यानी कि निशाना हम्म, बांध के चलो। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ छोड़ दो, हम्म, आगे मूव ऑन, लाइफ में मूव ऑन हो जाओ। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी गुजार लो। जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी गुजार लो। 2 पल की जिंदगी है, हंस के गुजार लो। क्या बात है। ठीक है, तो बस मैं तो यही कहता हूँ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सबसे मोहब्बत से रहो, सबकी ख्याल रखो, हाँ सबसे प्रेम से रहो। सर, डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग कि डिप्रेशन एक नया वर्ड आ गया, जैसे हम तो बचपन में कभी सुना भी नहीं था हमने कि डिप्रेस हो गए किसी चीज को लेके। और ये रियलिटी भी है, इसके लिए दवाइयाँ भी लेते हैं आजकल के हमारे जो युवा हैं, और वो थेरेपी सेशंस भी लेते हैं इस चीज का कि डिप्रेशन है उनको किसी भी चीज का। जैसे हम पहले बचपन में परेशान हो जाते थे तो हमारे दोस्त बोलते थे भाई क्या परेशान है, चल खेलने चलते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ये आजकल इस चीज को मतलब बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा है कि आपको डिप्रेशन हो चुका है किसी चीज का, और उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर इलाज करवाना। हाँ, मैं ये नहीं मना नहीं कर रहा कि वो बीमारी नहीं होगी, परेशान हर व्यक्ति है, लेकिन अगर हम उसको एक बीमारी का रूप दे रहे हैं सर, तो क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि इस चीज के ऊपर आपका क्या कहना है? कि मेरा यही तो कहना है, मैं यही कहने जा रहा था। मैं नहीं मानता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीमारी नहीं है, ऑफ कोर्स होगा। मेडिकल साइंस जो इस तरीके से इस बीमारी का नाम दे रही है, होगा। लेकिन मेरा ये ऐसा मानना है, जो इस तरीके के डिप्रेशन में जो बंदे हैं, जो लोग हैं, वो उनको क्या चीज अच्छे लगता है, उनको क्या चीज अच्छा लगता है? गाने का अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है। अच्छा, उनका स्किल क्या है? वो दोस्तों में रहना अच्छा लगता है, यानी कि हंसी मजाक करना अच्छा लगता है, उस चीज में वो इन्वॉल्व हो जाए। जैसे किसी चीज में ना स्टक हो जाते हैं लाइफ में। एक ऐसा मोड़ आता है हर एक किसी की जिंदगी में कि वो स्टक हो जाता है उस चीज में, उसको डिप्रेशन का नाम देता है फिर वो, और कहता है हाँ मैं डिप्रेस्ड हूँ। जैसे कपिल शर्मा भी सर डिप्रेस हो गए थे। कि वो खुद से ये निर्णय कर लेता है, खुद से ये सोच लेता है कि मेरी तो दुनिया में अब कुछ रहा ही नहीं, अब तो मैं बर्बाद ही हो गया हूँ, खत्म ही हो गया, अब क्या करूं। तो वो खुद से ये मान लेता, खुद से खुद को ये मनवा लेता, मान लेता। इस वजह से ये लक्षण दिखते हैं। मेरा ऐसा मानना कि आपको क्या लगता है, मेरी जिंदगी में डिप्रेशन नहीं आया होगा? बिल्कुल सर, उतार चढ़ाव नहीं आया आपका जो एक्सपीरियंस है। हाँ, लेकिन मैंने कभी अपने आप को डिप्रेस महसूस करवाया नहीं लोगों को, ना ही कभी डिप्रेशन की दवाई खाई। मैं लिखता रहता था, खो जाता था। हाँ, किसी एक ऐसे काम में लग जाओ। जैसे हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि हम संगीत से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, लिखते लिखते फिर मैं करता था, यस आज मैंने अच्छा लिखा, ऑटोमेटिकली खुशी सी महसूस होती थी। ऐसा लगता था मैंने पता नहीं क्या दुनिया हासिल कर ली, क्या किला फतेह कर लिया मैंने। कुछ लोग वर्कआउट करने लग जाते हैं, फिटनेस पे ध्यान देने लग जाते हैं। डिप्रेशन से बाहर आ जाओ। बिल्कुल।